हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपी ट्रिपल एस सी मंत्रा में। मैं हिमांशु आज आपके लिए लेके आ गया हूँ पॉलिटी का जो जीएस में हमारा हमने स्ट्रेटजी वीडियो में डिसाइड किया था कि हम पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे पूरा जीएस का वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगा। और हमने एक रणनीति बनाई थी कि हमारे जीएस के जो भी पार्ट होंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, हम उन तमाम चीज़ों को पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और हम दूसरे एग्ज़ाम को भी टारगेट करेंगे। तो यहाँ मैं टारगेट अभी कर रहा हूँ कि जो भी यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा होता है उसमें जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हो, चाहे लेखपाल हो, जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे कैसे भी एग्ज़ाम हो, जो जो क्वेश्चन आए हैं उनका और उस चैप्टर की जो बेसिक समझ है कि अगर हम और एग्ज़ाम भी दें तो हमारा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे सिर्फ मैं लेखपाल, सिर्फ जूनियर असिस्टेंट या फिर सिर्फ पीसीएस वालों को नहीं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे हमारा फोकस पूरा यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीएससी को टारगेट करके हम पढ़ा रहे हैं। और बात करें अपने बारे में थोड़ा, तो हम एलएलबी कर चुके हैं दोस्तों। उसके बाद हमने कुछ दिन प्रैक्टिस की, उसके बाद हम फिर तैयारी में आए, फिर हमने यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जॉब ली। तो चलिए, ये हो गया हमारा परिचय। अब स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है, आज जो हमारा डिस्कशन है वो भारत के संविधान के प्रस्तावना पे आधारित है। प्रस्तावना का एक वीडियो ऐसे करके हमारे पास टोटल 22 भाग हैं। तो आपके 20 से 22 वीडियोज़ में हम आपको पूरा पॉलिटी कवर कर देंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा, आपको धीरे धीरे सभी वीडियो मिल जाएगा। और दोस्तों, हम सेलेक्टेड हैं, इसीलिए आपको बता सकते हैं कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। जैसे यहाँ पे है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना क्या है आखिर? सबसे पहला क्वेश्चन बनता है प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना जैसे किसी भी बुक होती है, कोई भी बुक के आगे उसके लिए संक्षेप में एक आमुख लिखा होता है ना, कि इस बुक में ऐसा ऐसा है, ऐसी चीज़ें हैं, ये बुक इससे रिलेटेड है। तो वही है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का परिचय या भूमिका है। प्रस्तावना को क्या बोलते हैं? संविधान का परिचय या भूमिका कहते हैं। इसमें संविधान का पूरा सार छिपा है कि संविधान में आखिर क्या है, कैसी कैसी बातें हैं, संविधान किसको अधिकार देता है, ये तमाम चीज़ें कहाँ पे? प्रस्तावना में। अब प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं। यहाँ हम अपना प्रस्तावना ही खोल देते हैं। अगर ये प्रस्तावना आपको थोड़ा बहुत याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं। हम एक बार प्रस्तावना को पढ़ रहे हैं, आप लोग इसको सुनिएगा। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज इस अपनी संविधान सभा में तारीख दिया है 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारा पूरा प्रस्तावना है। अब इस प्रस्तावना से क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि आखिर प्रस्तावना ये जो लिखी गई है इसकी भाषा कहाँ से ली गई है, और या फिर सबसे पहले बात आती है कि इसका विचार कहाँ से आया। तो प्रस्तावना सबसे पहले अमेरिकी संविधान से इसका विचार आया, क्योंकि वहाँ के संविधान में भी प्रस्तावना है। भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, कि यहाँ पे जो भी वर्ड्स जो भी जैसे यूज किए गए हैं, ठीक है। प्रेरणा क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। इसको सबसे पहले पेश किया गया था नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और ये जाके बाद में ये 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत हो जाता है। और दूसरी चीज़, ये जो हमारा यहाँ बात की गई है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिया जाएगा, ये तमाम चीज़ों की बात की गई है। क्या अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या हम कोर्ट में जाके इसको लागू करा सकते हैं? जैसा कि हमारे फंडामेंटल राइट आपने पढ़ा होगा, उसमें अगर हनन होता है तो आप कोर्ट जाके उसको लागू करा सकते हैं, अपने पक्ष में डिसीजन ला सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये गैरवाद योग है। गैरवाद योग का मतलब आप इसको कोर्ट में जाके इसको लागू नहीं करा सकते हैं, ठीक है। इसमें एक बार संशोधन हुआ है, इसमें सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, उसको बोलते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और इसमें 3 वर्ड जोड़ा गया था संविधान में। कौन कौन सा था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे उस टाइम, और आज तक उसके बाद इसमें संशोधन नहीं हुआ है प्रस्तावना में हमारे, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रस्तावना या न सरकार को शक्ति देती है, न सरकार को बांधती है, ठीक। देखिए, जो जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वही वही यहाँ पे हम डिस्कस करें, और इसी से देखिएगा आपके 99% क्वेश्चन बनेंगे। और ये जो सोर्स हमने लिया, ये सोर्स बहुत बेहतरीन है। और इस सोर्स में हम पढ़ाते के साथ साथ ये सोर्स पे पूरा डिपेंड नहीं। देखिए, ये सोर्स है, इससे हमको एक बेस मिल रहा है कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है, और उसके साथ साथ जो भी नॉलेज है मैं इसमें ऐड ऑन करता चला जाऊँगा, ठीक है। चलिए, अब फिर कह रहे विशेषज्ञों का विचार क्या था? संविधान की कुंजी, इसको अर्नेस्ट वार्कर ने कहा था कि ये संविधान की कुंजी है। दीर्घकालीन सपनों का विचार, इसको कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। कभी कभी ये स्टेटमेंट पूछ लेता है तो आप इसको एक बार रट लीजिएगा। संविधान का आईडी कार्ड या परिचय कार्ड, इसको कहा था NA पालकी वाला ने कहा था। अब इसको किसी ने कहा, क्या क्या कहा था? गणतंत्र की जन्म कुंडली, इसको KM मुंशी
इसको कहा था संविधान की आत्मा ठाकुर भार्गव दास ने कहा था। ये तमाम चीज़ें हैं, ये वाक्य कभी दे के पूछ लेता है एग्जाम में, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी ने अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं जो अभी हमने प्रस्तावना आपको पढ़ के सुनाया था कि हम भारत के लोग, वो आखिर ये स्रोत क्या है, ये इसके स्रोत, ये प्रस्तावना में जो शक्ति है, जो चीज़ें कही गई है, आखिर इसका स्रोत कहाँ है? क्या सरकार दे रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट दे रही है? तो इसमें कहा गया कि हम भारत के लोग, यानी ये जो स्रोत है ये भारत के लोगों अर्थात जनता के द्वारा इसको चीज़ें मिली हुई है। ठीक है, प्रस्तावना के जो उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है आखिर प्रस्तावना का? तो प्रस्तावना का उद्देश्य है न्याय देना। कितने प्रकार की न्याय? 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात की गई। एग्जाम में बहुत बार ऐसा बना है कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है संविधान में? तो 3। स्वतंत्रता की बात करें तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। धर्म, उपासना, विश्वास, विचार और व्यक्ति, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, अब समानता की बात करें तो सभी को समानता दिया गया है, यानी कोई विशेषाधिकार नहीं होगा। लेकिन आपको आगे बताएंगे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, एमएलए, ये तमाम चीज़ों को थोड़ा बहुत शक्ति दी गई है। ठीक है, अब बंधुत्व मतलब सभी भाईचारे से इस भारत में रहे, ये तमाम चीज़ें इसका उद्देश्य है। मतलब क्या उद्देश्य है? कुछ भी चीज़ होता है किसी न किसी उद्देश्य के कारण रखा जाता है, तो ये तमाम उसके उद्देश्य हैं, किसके? हमारी प्रस्तावना के। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, हाँ, कह रहा है प्रस्तावना का स्वरूप एवं प्रकृति। तो संपूर्ण प्रभु संपन्न कहा गया है इसमें। ठीक, संपूर्ण प्रभु संपन्न, देखिए यहाँ एक एक वर्ड का मतलब एग्जाम में पूछता है। पूरी प्रस्तावना की अगर बात करें, अगर आप उसका मतलब समझ जाते हैं एक एक वर्ड का, तो आप जो भी आएगा प्रस्तावना से क्वेश्चन, आप उसको तुरंत बना ले जाएंगे। अब संपूर्ण प्रभु संपन्न का मतलब होता है कि बिना किसी दबाव के, यानी कोई देश से भारत पे दबाव नहीं बना सकता, ये तमाम चीज़ें है। भारत अपने आंतरिक फैसले, विदेशी फैसले अपने आप ले सकता है। ठीक है, दूसरा है समाजवादी। समाजवादी का अर्थ है कि लोकतांत्रिक समाज के सन्निकट होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है और इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र की सहभागिता है, इसीलिए भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मतलब यहाँ पे पूंजीवाद भी है और सरकार भी काम करेगी। पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है? कि यहाँ कोई राज्य का धर्म नहीं होगा और राज्य सभी धर्मों को समान निगाह से देखेगा। अब जैसे पाकिस्तान में है, वहाँ पे उनका उर्दू जो भाषा हो गई, उनका जो है मुस्लिम, उनकी पूरा ट्रेडिशन है, तो वहाँ पे एक धार्मिक राष्ट्र है। लेकिन भारत कोई धार्मिक राष्ट्र नहीं है, इसलिए भारत पंथ निरपेक्ष है। ठीक है, अब लोकतांत्रिक की बात की जाती है, तो लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? कि यानी ऐसा शासन जो जनता में निहित हो, जनता द्वारा चलाया जाए। ठीक है, उसको लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। यानी यहाँ पे चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा शासन, संसदीय व्यवस्था चलाई जाती है। ठीक, इसी को बोलते हैं लोकतंत्र। अब अगर हम बात करें तो लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है स्विट्जरलैंड में है, यहाँ पे क्या होता है, जनता सीधे भागीदारी लेती है। ठीक है, जनता किसी को चुन के भेजेगी, उसके बाद उसका मन हुआ कल हटाने को तो वोट करके हटा देगी। और एक होता है अप्रत्यक्ष, यहाँ पे क्या होता है, जनता अप्रत्यक्ष भागीदारी द्वारा भारत, जैसे भारत है 5 साल के लिए चुन ली गई, अब वो लोग चलाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ जनता के हाथ में कंट्रोल होता है प्रत्यक्ष वाले में। ठीक है, जो कि स्विट्जरलैंड और खासकर हमारी यूरोपीय कंट्रियों में है। अब गणराज्य का क्या मतलब होता है? एक गणराज्य वर्ड आया है, गणराज्य का क्या मतलब होता है? कि जो भारत देश है, इसका कोई प्रमुख जो होगा वो कोई राजा वाजा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा कि एक राष्ट्रपति होगा, वही भारत का प्रमुख होगा। ठीक है, और वो जनता के द्वारा चुना जाएगा, वो प्रत्यक्ष हो या फिर अप्रत्यक्ष हो, और ये मंत्रिपरिषद की सलाह करेगा। ठीक है, ये तमाम चीज़ें, ये जो वर्ड थे हमारे, उनके बारे में हमने यहाँ पे समझा। अब संविधान प्रस्तावना संबंधित कुछ प्रमुख बात, मतलब कुछ जब ये लागू किया गया तो बार बार इसके ऊपर केसेस हुए, तो वो क्या क्या है कभी कभी वो भी पूछ लेता है। तो हम ज़्यादा देखिए डीप में नहीं जाएंगे, उतना पढ़ेंगे जितना आपके यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट या फिर और कोई एग्जाम या फिर पीसीएस लेवल में आता है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं हाई चीज़ें लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा ये नहीं करना चाहता हूँ कि कल को कोई क्वेश्चन थोड़ा सा रेंज से बाहर आ जाए तो आप कर ना पाएँ। थोड़ा हाई रखते हैं, अगर आप इस वीडियो का 80% भी ऑब्जॉर्व कर पाते हैं तो आपका यूपी ट्रिपल एससी जैसे एग्जाम आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, मतलब इस सेक्शन में। अब बात करते हैं बेरूबाड़ी से पहला मामला जो आया था, ये 1960 का था। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा कि ये मामला कब आया था। सज्जन सिंह जो था ये 1964 में आया था। अब गोलखनाथ वाला जो था वो 1967 में आया था। केशवानंद भारती 1973 में आया था। ठीक है, और LIC बनाम भारत संघ ये आया था 1995 में। ठीक है, और SR बम्बई 1994 में। इसमें क्या क्या कहा गया था बता देता हूँ। इसमें कहा गया था, बेरूबारी वाले में जो है, इसमें कहा गया कि जो संविधान मतलब प्रस्तावना है, इसमें संविधान का अंग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं हो सकता। अगर ये संविधान का अंग नहीं है तो इसमें संशोधन भी नहीं होगा।
फिर ये आया था 1960 में, और 1964 में जब आया सज्जन सिंह वाले में, इसमें कहा गया कि जो पूर्ण निर्णय पर पुनर्विचार का सुझाव दिया गया, ठीक 1964 सज्जन सिंह। लेकिन गोलकनाथ वाला जो केस आता है 1967 में, इसको संविधान की मूल आत्मा कहा गया और इसको गैर वाद योग्य डिसाइड किया गया। लेकिन सबसे जो मेन है वो हमारा ये केशवानंद भारती, इसमें कहा गया कि ये संविधान का अंग है और इसमें संशोधन भी हो सकता है, लेकिन ये भारत का जो है संविधान का मूल ढांचा है, ठीक। ये तमाम चीज़ें इसमें कही गई। मूल ढांचा का मतलब होता है कि इसको आप हटा नहीं सकते, नहीं तो जो संविधान का जो मूल सार है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं, बात करते हैं। तो जैसा कहा गया कि विधि का शासन होना चाहिए, ठीक है। भारतीय संविधान की ये विशेषता है कि विधि का शासन होना चाहिए। और एक सेकंड दोस्तों, हाँ, यहाँ कहा गया है कि भारतीय संविधान की विशेषता क्या-क्या है, आखिर भारतीय संविधान जो है उसकी विशेषता क्या है। तो यहाँ पे एससी, एसटी जो अल्पसंख्यक आयोग है, मतलब अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। विधि का शासन आप जान ही रहे हैं भारत में है। संघात्मक परंतु एकात्मक की ओर झुकाव है। संघात्मक क्या होता है? संघात्मक जैसे यूएसए, जहाँ पे राज्य को भी पावर हो और केंद्र को बराबर पावर हो, वहाँ पे होता है, वो कुछ संघात्मक बोलते हैं। लेकिन जो एकात्मक होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? जहाँ पे पूरा केंद्र ही सर्वे सर्वा हो, राज्य के हाथ में कुछ ना हो। तो भारत तो, क्योंकि भारत में राज्य के पास भी कुछ अधिकार है, कुछ राज्य के कानून बना सकता है, कुछ केंद्र बना सकता है, तो संघात्मक व्यवस्था होते हुए लेकिन एकात्मक की ओर झुका है, क्योंकि बाद में केंद्र ही मजबूत हो जाता है, ठीक है। फिर तीसरी बात करते हैं यहाँ पे कि भारत जो है सार्वभौमिक मताधिकार है, आप जान ही रहे हो, यहाँ पे सार्वभौमिक मताधिकार है। पदनिरपेक्ष राज्य, कोई मतलब राज्य का धर्म नहीं है। नम्यता और अनम्यता का मिश्रण, मतलब यहाँ बहुत लचीला संविधान नहीं है, संविधान बहुत हार्ड भी नहीं है, ठीक है। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य भारत में संविधान में दिया गया है। यहाँ संसदीय प्रणाली है, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है, संविधान की सर्वोच्चता है, एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब बता देता हूँ कि स्टेट की आप अलग नागरिकता नहीं, आप सिर्फ भारत सरकार की नागरिकता ले सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कहा गया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, ठीक है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है। अब यहाँ पे थोड़ा बताया गया कि संविधान का एकात्मक और संघात्मक लक्षण क्या-क्या होते हैं। जैसे एकात्मक की पहले बात कर लेते हैं, फिर संघात्मक। शक्तिशाली राष्ट्र, मतलब केंद्र होगा, राष्ट्रपति शासन होगा, एकल नागरिकता होगा, अखिल भारतीय सेवा होगी, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की नियुक्ति होगी, और आपात में बिना संशोधन के एकात्मक स्वरूप हो जाएगा। अब संघात्मक की बात कर दें तो इसमें क्या, संघ एवं राज्य की दोनों शक्ति विभाजन होगा, लिखित संविधान होगा, द्विसदनी विधायिका होगी, संसद में उच्च सदन मतलब राज्यसभा, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे होगी। तो दोस्तों ये जो था हमारा ये उससे रिलेटेड था, प्रस्तावना से इतने ही क्वेश्चन बनते, कब संशोधन हुआ, कितने शब्द जोड़े गए, और इसमें जो भी वाद हुए हैं वो तमाम चीज़ें इसमें यही आता है। तो आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं, और बाद में हम एक सीरीज चलाएंगे क्वेश्चन आंसर की, अगर वो क्वेश्चन आंसर की सीरीज आप अटेम्प्ट कर लेते हैं, पहले हम पूरा थ्योरी कंप्लीट करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर पढ़ाएंगे। ये चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आपका सच मानिए एक भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला है। और दूसरी चीज़ बता दूँ कि देखिए दोस्तों, बहुत टीचर हैं, बहुत सारे बड़े-बड़े चैनल्स हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन क्या आप बताइए, क्या वो पेपर देने जा रहे हैं? क्या वो खुद सेलेक्टेड हैं? तो वो उस प्रेशर को, उस तरीके की स्ट्रेटजी को नहीं बता सकते। वो पेपर देख के बाद में आपको भले से बता देंगे कि ये क्वेश्चन आया, उसी आधार पे आपको पढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ हम लोग जो हैं एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, वो प्रेशर हैंडल कर रहे हैं, और कैसे बच्चों को याद हो, क्योंकि हमने भी याद किया चीज़ों को, वो तमाम चीज़ें हमने झेला है, उस प्रोसेस से गुजरे हैं और अभी भी कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है। तब आपको हम आपकी मदद कर पा रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, और आप चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप है, आपको तमाम चीज़ें वहाँ पे मटेरियल और जो भी गाइडेंस है वहाँ प्रोवाइड कराई जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।